हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर, जहां हम मेडिकल नॉलेज को सिंपल और समझने लायक बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो या सीओपीडी हो, अस्थमा हो, लंग से रिलेटेड कोई भी अगर इमरजेंसी कंडीशन होता है, उसमें जो यूज होने वाले सभी ड्रग्स पे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सल्ब्यूटामोल रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में जो भी मेडिसिन का यूज होगा उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं सल्ब्यूटामोल, यानी सल्ब्यूटामोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनहेशनल एंड इंजेक्शन, यानी दो फॉर्म में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इनहेशनल और इंजेक्शन। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए इसमें इनहेशनल में जो होता है इनहेलर, जिसमें इसमें इनहेल जो पेशेंट जो कर रहा है, इसमें जो इसका कंटेंट होता है, जो डोज होता है वो होता है पर ml में 1 mg होता है। इसका 1 ml में कितना होता है? 1 mg होता है। इसको याद रखना है कि इसका पर ml होता है 1 mg। वही each ml कंटेंट इंजेक्शन में जो होता है 0.5 mg पर ml होता है। इसका जो कंटेंट होता है 0.5 mg पर ml, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये दो फॉर्म में है। आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं सल्ब्यूटामोल रेस्पिरेटर सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है, सिप्ला कंपनी बनाती है, तो इसको याद रखना, हमेशा सॉल्ट को देखना है, यानी जो भी है कंपोजिशन जो होता है मेडिसिन का, उन्हीं को देख करके कंफर्म करना होता है कि ये मेडिसिन कौन सा है। सल्ब्यूटामोल यहाँ पे लिखा हुआ, इनसे हमको कंफर्म करना होता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये समझ गए होंगे, ये सिप्ला कंपनी बनाती है। ये जो होता है इनहेलर, न्यूबलाइजर से हम लोग इसको दे सकते हैं, न्यूबलाइजर से भी देते हैं और इनहेल भी करवाते हैं पेशेंट को। तो ये होता है इसका रूट जो होता है इनहेलेशन एंड आईएम और आईवी। आईएम और आईवी क्या देते हैं? जब इंजेक्शन देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इंजेक्शन के फॉर्म में, ये आपको इंजेक्शन में है, और ये जो है इनहेलर है। तो ये दोनों देते हैं इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी में हम लोग देते हैं सल्ब्यूटामोल देते हैं। तो याद रखना है सल्ब्यूटामोल देते हैं। इसका मैकेनिज्म को आप समझ लीजिए, मैकेनिज्म क्या होता है। इसका जो बीटा एगोनिस्ट जो होता है, बीटा एगोनिस्ट पर जाकर के ये अफेक्ट करता है और ब्रोंको डायलेशन कर देता है। तो इसमें एक है कि यहाँ पे आपको एगोनिस्ट जो दिख रहा होगा, यहाँ पे एगोनिस्ट और ये होता है एंटागोनिस्ट। इस दोनों में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एगोनिस्ट में क्या होता है कि जैसे ही मेडिसिन जाता है तो इसका जो रिसेप्टर होता है उसमें बाइंड करने के बाद और नया फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ से क्या होता है, कोई एक्टिव हो जाता है। जो भी रिसेप्टर होता है वो एक्टिव होता है। वही एंटागोनिस्ट जो होता है, एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि रिसेप्टर को जो बाइंड करता है, वहाँ बाइंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर देता है, यानी उसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन को रोक देता है। लेकिन इसमें जो एगोनिस्ट जो रिसेप्टर होता है उसमें एक्टिव कर देता है, यही इसका होता है। तो एगोनिस्ट भी समझ गए होंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट जो रिसेप्टर होता है उस पर जाकर के ये बाइंड करता है इसका मैकेनिज्म में, एंड ब्रोंकोडायलेशन करता है। ब्रोंकोडायलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसको समझ लीजिए ब्रोंकोडायलेट कैसे करता है। अगर ये क्लियर होगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में है, तो ये ब्रोंकाई इस तरह से है। तो इसमें जब मेडिसिन जाएगा तो डायलेट करेगा तो क्या होगा, फैल जाएगा, ये फैलेगा। जिस तरह इतना इसका जो इसका डायमीटर था, इतना डायमीटर था, ये फैल करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा और डायमीटर यहाँ का स्पेस बढ़ जाएगा, तो यहाँ से एयर का जो फ्लो होगा वो अधिक होगा। तो इसलिए यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन होता है। जब यहाँ का एयर जो फ्लो अधिक होने लगेगा तो यहाँ से पेशेंट को ऑक्सीजन भी अधिक मिलने लगेगा। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से होता है। एंड आगे क्या, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? विजिंग। विजिंग जान रहे हैं, घरघराहट का जो साउंड मिलता है। तो घरघराहट कब होगा? जब लंग का जो भी एयर पैसेज है, एयर जो यहाँ से पास करता है, एयर वे जो है, एयर वे क्या होगा, पैसेज बहुत कम हो जाता है, यहाँ का डायमीटर कम होगा, तो यहाँ से एयर फोर्सफुली यानी कि क्लियरली इनहेल और एक्सहेल नहीं हो पाता। उस टाइम में विजिंग का साउंड देखने को मिलता है। अगर हम ये मेडिसिन को यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डायलेट कर जाता है और वहाँ पर स्पेस अधिक हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड यहाँ पर क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब पेशेंट शॉर्टनेस, जब भी क्या होगा कि कॉन्ट्रेस्ट जब रहेगा तो डिफिकल्टी के साथ एयर को क्या होगा, इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा, तो यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। इसका कोई क्या क्या हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सच एज अस्थमा के, यानी ड्यूरिंग अस्थमा जब पेशेंट को होगा उस टाइम होगा, सीओपीडी के टाइम हो सकता है, ब्रोंकोआइटिस के टाइम हो सकता है,
इम्फाइसीमा जो है, इम्फाइसीमा के टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अस्थमा समझ में आ रहा है। अस्थमा में क्या होता है, नेरो हो जाता है, जो एयरवे होता है वो नेरो हो जाता है। सीओपीडी में क्या होता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण होता है। ये सभी टॉपिक हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, इन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं। ब्रोंकोआइटिस, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जान सकते हैं। ब्रोंकोआइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर में क्या इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको ब्रोंकोआइटिस बोलते हैं। इम्फाइसेमा जो होता है, इसमें क्या होता है कि एयर सेक जो होता है, एल्वोलाई जिसको बोलते हैं हम लोग, एल्वोलाई का जो होता है ये क्या होता है, रप्चर हो जाता है, इसका जो वॉल होता है रप्चर हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्फाइसेमा। तो उम्मीद करते हैं अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे एमिनोफ्लिन, यानी एमिनोफ्लिन का जो है, इसको हम लोग मेडिसिन यूज करने वाला ये ड्रग का यूज करते हैं। एमिनोफ्लिन जो है ये इंजेक्शन में आता है, यानी इसका यूज क्या है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। हमेशा इसका क्या है, सॉल्ट को देखना है, इसका ब्रांड नाम नहीं देखना। हम बार बार बोलते हैं, इसको याद रखना है कि क्या इसका कॉम्पोजिशन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको याद रखना है। एंड इसको जो सॉल्ट बोलते हैं, ये सॉल्ट को याद रखना है। एमिनोफ्लिन जो होता है, एमिनोफ्लिन को याद रखना है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो चलिए अब पहले इसको समझ लेते हैं। इसका जो कंटेंट, इस कंटेंट जो होता है, इसका प्रति ml जो होता है 25 mg होता है। 1 ml में 25 mg होता है, इसको याद रखना है। टोटल जो होता है, इसका जो कंटेंट आता है, जब 10 ml रहेगा तो कितना हो जाएगा, 250 mg यहाँ पर हो जाएगा पर 10 ml। 1 ml में अगर 25 है तो 10 ml 250 mg यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका रूट जो होता है, रूट क्या होता है, IV होता है, इंट्रावेनस इसको हम लोग देते हैं, इंट्रावेनस दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, सीवियर अस्थमा, जब पेशेंट को सीवियर अस्थमा होता है उस टाइम देते हैं। इन्फ्यूजन के द्वारा भी इसको दिया जाता है, ये भी याद रखना। COPD के दौरान देते हैं, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है उसमें करते हैं। ब्रोंकोआइटिस के दौरान कर देते हैं, इम्फाइसीमा के दौरान करते हैं, एंड अदर लंग डिजीज इन अ हॉस्पिटल सिटिंग, यानी कि इसको जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हॉस्पिटल सेटिंग के दौरान ही करते हैं, यानी पेशेंट को जब भी यूज करेंगे तो हॉस्पिटल में ही इसका यूज होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म को भी हम लोग समझने वाले हैं। PDE जो इनहाइबिटर जो होता है, इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। ब्रोंकोडाइलेशन, यानी इसमें भी क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है। सबसे पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए। ब्रोंकोडाइलेशन, जैसे यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई का जो ये है, यहाँ से पैसेज है, यहाँ से एयर का क्या होता है, यहाँ देखिए इस तरह से इसमें एयर का फ्लो हो रहा है, इसमें एयर का फ्लो हो रहा है। तो ये अगर नेरो रहेगा तो यहाँ से एयर का फ्लो बहुत कम होगा। इसी का पैसेज को अगर हम लोग क्या करेंगे, पैसेज थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं। इसका पैसेज को क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसका पैसेज को हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ का स्पेस बढ़ जाएगा। और यहाँ से इसको बोलेंगे डायलेट करना, यानी यहाँ पर क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा, यहाँ से डायलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा, यानी ये इसका स्पेस अधिक हो जाएगा, यहाँ से एयर बिल्कुल आसानी से पास हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। तो आगे हम लोग इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। PDE जो होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इनहाइबिटर्स जो होता है, अवरोध होता है, यानी कि कोई चीज़ को रोकना होता है, बैरियर का काम करता है। इनहाइबिटर्स का काम होता है। PDE जो इनहाइबिटर्स होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो PDA का मतलब होता है, फोस्फोडाइस्ट्रेस होता है, ये एंजाइम होता है, फोस्फोडाइस्ट्रेस होता है। इसका जो होता है, इसको क्या करता है कि रोक देता है, यानी अवरोध करता है। अवरोध मतलब इनहाइबिटर्स जो होता है ये होता है, यानी इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, CAMP ये इसको अवरोध कर देता है, और CGMP इसको अवरोध करता है। ये दोनों क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। CAMP का मतलब होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, एंड इसका जो CGMP होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। तो इसको याद रखना है, CAMP एंड CGMP। इनको जब हम लोग ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, लंग इन्फ्लामेशन में कंट्रोल आता है। थ्रोम्बोसिस जो होता है, थ्रोम्बोसिस जाने उसके कारण होता है। थ्रोम्बोसिस अगर नहीं जाने तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसका थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जैसे ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड का क्लोट है, और जाकर के यहाँ पे क्लोट आगे की जाकर के पंचर कर देता है, ब्लड का क्लोट होता है, उसी को हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक, पल्मोनरी हाइपरटेंशन यहाँ पर हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, और कफ हो जाता है। इतना कुछ इसका होता है, मैकेनिज्म यही होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे
इसमें हम लोग देखेंगे आइप्राट्रोपियम के बारे में देखेंगे। इसमें क्या आता है, ये देखिए इनहेलर के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्या है यहाँ पे, इसका रूट क्या है, इनहेशनर, यानी इनहेलर के थ्रू हम लोग इसमें देते हैं। यहाँ पर जो है ईच पफ्स क्या है, 2 मेट्रेट डोज होता है, यानी कि इसमें जो यहाँ पे देखिए डोज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा मेट्रेट लिखा हुआ है, यानी 200 मेट्रेट है, यानी 200 मेट्रेट यहाँ पर डोजेज है। तो इसका ईच पफ्स होगा, पफ्स में 2 मेट्रेट डोज जाएगा, यानी एक बार अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो कितना 2 मेट्रेट जाएगा, यानी हम 100 इसका क्या करते हैं, पफ्स कर सकते हैं, यानी इसका जो पफ्स होगा एक 100 कर सकते हैं। पफ्स मतलब कस, यानी कि स्प्रे जो हम लोग करते हैं वो उसी को बोलते हैं। तो पफ्स क्लियर हो गया होगा। इसका मैकेनिज्म जो होता है एंटीकोलर्जेनिक होता है, एंड इसका ब्रोंकोडाइलेशन होता है। ब्रोंकोडाइलेशन आप लोग को क्लियर हो गया। यूज क्या होता है, अस्थमा में करते हैं, सीओपीडी में करते हैं, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इसका यूज करते हैं। इनहेलर के थ्रू इसको हम लोग देते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये काम करता है। तो एंड आगे हम लोग फिर समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, इसको भी याद रखना है। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इसको समझना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको क्लियर करना है। इसका जो टोटल, पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म को समझेंगे। पहले इसका देख लेते हैं कि टोटल जो इसका होता है 100 mg पर वाइल इसका होता है, जो वाइल में आता है इसमें 100 mg पर वाइल में आता है, 100 mg पर वाइल रहता है। इसका रूट जो देता है IV और IM दोनों में इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एंड इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे मैकेनिज्म। यूज जो होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जब होता है पेशेंट में, उस टाइम में हम लोग देते हैं। एडर्नल प्रॉब्लम्स जो होता है उसमें देते हैं, एंड अर्थराइटिस जो होता है उसमें देते हैं। सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स में इसका यूज करते हैं, स्किन कंडीशन में करते हैं, लंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम में करते हैं। यानी हम लोग इसमें मेन हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, लंग एंड ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम होता है इसके लिए है, लेकिन इन सब में भी इसका यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंजेक्शन क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोल जो है सोडियम, इसको हम लोग याद रखना है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेरॉइड्स जो होता है, स्टेरॉइड्स है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी क्या करता है, इन्फ्लामेशन का रिड्यूस करता है। ये क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है ये क्या है, एक हार्मोन है। एड्रेनल जो ग्लैंड होता है इसी का ये पार्ट होता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, जैसे किडनी का जो टॉप पे रहता है, सुपेरियर साइड में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। इसी के लिए यूज करते हैं। इसमें जो आपको एड्रेनल ग्लैंड जो ये दिख रहा है, एड्रेनल ग्लैंड होता है, बीच में मेडुला होता है, और जो इसका जो ये एरिया आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। तो ये जो होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोर्टिसोल जो हार्मोन्स होता है यहाँ पर निकलता है, ये सारा हार्मोन्स है। तो मेन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोर्टिसोल जो होता है हार्मोन्स, यहाँ कोर्टेक्स से निकल के हार्मोन्स बॉडी तक आता है। अगर ये नेचुरल है, यानी नेचुरली यहाँ से बॉडी से निकलता है, तो इसी का जब डिफिशियंसी हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो हाइड्रोकोर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते, प्रोवाइड करवाते हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं एड्रेनल प्रॉब्लम, यानी एड्रेनल प्रॉब्लम जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उस टाइम में करते हैं। अर्थराइटिस जब होता है उस टाइम में भी करते हैं। अगर ब्लड कोई डिसऑर्डर होता है उसमें भी करते हैं, स्किन कंडीशन में करते हैं, एंड लंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये करने लगता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और याद रखना है कि इसका नोट में, इट ऑल्सो रिप्लेस स्टेरॉइड्स नेचुरली प्रोड्यूस बाय द बॉडी व्हेन देयर इज ए डिफिशियंसी। यानी क्या होता है, बॉडी में अगर डिफिशियंसी हो जाएगा उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली जो बॉडी प्रोड्यूस करता है, सिक्रेशन करता है, एटर्नल जो कोर्टेक्स होता है वही क्या करता है, सिक्रेशन करता है। बट अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो जाता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी पे प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद बॉडी उसको यूज करता है। बॉडी क्या करता है कि उसके विरुद्ध, यानी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, लंग डिजीज हो, या लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये वर्क करने लगता है। एंड ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होता है, ईच ml कंटेंट जो होता है, हर एक ml में 500 mg यहाँ पे होता है। इसका जो पोटेंसी जो होता है वो कितना होता है, 500
mg पर ml होता है। 1 ml में इसका 500 mg होता है। टोटल इसका टोटल जो है ये गलत है। इसमें आपको देखना है कि जैसे 10 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना है 10 ml है। अगर 10 ml होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 5000 mg हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। अगर 1 ml में कितना है 500 mg अगर होगा तो यहाँ पे 10 ml में कितना हो जाएगा, तो 5 ग्राम, यानी कि एक ग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीग्राम, जिसको हम लोग mg बोलते हैं शॉर्ट में। यानी ये क्लियर हो गया होगा आपको। यानी हम इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, mg बोलते हैं, मिलीग्राम को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये काम करता है, कैलकुलेट किया जाता है। अगर तो यहाँ पर 5 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5000 mg हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे 5 ग्राम अगर होगा तो कितना हो जाएगा 5000 mg हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होगा। इसका जो रूट होता है IV और IM दोनों देते हैं। मैकेनिज्म जो होता है इसका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यानी न्यूरोमस्कुलर जो होता है उसको ब्लॉक करता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। न्यूरोमस्कुलर जो बॉडी का जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। न्यूरोमस्कुलर का यही काम है। यूज जो इसका यूज होता है सीवियर अस्थमा में करते हैं, एक्लेम्सिया में करते हैं, एक्लेम्सिया करते हैं, सीजर इन प्रेगनेंसी। देखिए इसको भी याद रखना है। एक होता है एक्लेम्सिया, एक होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, इस दोनों को हम लोग मिर्गी बोलते हैं। तो सीजर अंग्रेजी में बोलते हैं सीजर, मिर्गी आना। एक्लेम्सिया का मतलब भी होता है कि मिर्गी, लेकिन ये आता है कब, प्रेगनेंसी के दौरान आता है। लेकिन जो एपिलेप्सी जो मिर्गी आता है ये कभी भी आ सकता है। तो इसको याद रखना है। जिसको हम लोग मिर्गी तो समझ रहे हैं, लेकिन एक्लेम्सिया आता है जिसको चमकी बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको क्या बोलते हैं कि पेशेंट को चमकी आ गया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट को एक्लेम्सिया यानी कि सीजर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्लेम्सिया, यानी चमकी भी बोला जाता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।